लेखिका अपनी यात्रा का वर्णन करती है जो उसने रूस के अनुसंधान करने वाले जहाज अकेडमिक शोफल्स किए दूत की थी। वह कहती है कि वे एंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे थे जो संसार का सदराकानी बाडोप है। उसको यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 अंश उत्तर में स्थित मद्रास अब चेन्नई से शुरू हुई। इस यात्रा है उन्हें भी टाइम जोनों 6 जांच स्थलों 3 जलखंडों और कम से कम उतने ही एक जैसी वनस्पति तथा जीवों वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरना था उस समय से पहले जबकि उसने एंटार्कटिक महाद्वीप पर वास्तव में कदम रखे। वह कार हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज द्वारा सामूहिक रूप से 100 घंटों से भी ज्यादा समय तक यात्रा करती रही थी। एंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य को सामने पाकर उसकी पहली मनोभावना राहत की थी। इसकी विशालता, इसके अकेलेपन ने उसे गहरे आश्चर्य से भर दिया। वह यह सोचकर भी चकित हुई कि कभी ऐसा भी एक समय रहा होगा जब भारत और एंटार्कटिका एक ही भूमिपुंज का भाग रहे होंगे। 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल एकीकृत दक्षिणी सुपर महाद्वीप अस्तित्व में था और वह गोंडवाना था। वह लगभग आज के एंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। उस समय चीचों काफी अलग प्रकार की थी। संसार के दृश्य पर अभी मानवजीव नहीं आए थे। जलवायु काफी गर्म थी। वहां पर वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं की असंख्य किस्में थी। गोंडवाना 500 मिलियन वर्षों तक फलता फूलता रहा। तब लगभग उस समय जब डायनासोर विलुप्त हो चुके थे और उनकी जगह स्तनधारी जीवों ने ले ली थी, वह विशाल भूमिपुंज देशों में बंटने के लिए परिस्थितियों द्वारा बाध्य कर दिया गया। इसने संसार को लगभग वह स्वरूप प्रदान कर दिया जैसा कि हम इसके बारे में आज जानते हैं। एंटार्कटिका जाना मानो उस इतिहास का एक भाग हो जाना है। वहां जाने का उद्देश्य यह जानना है कि हम कहाँ में आए हैं और संभवतया किस दिशा में जा रहे हैं। यह कल्पना करना दिमाग को चक्कर में डाल सकता है कि किस प्रकार भारत उत्तर की तरफ सरका होगा, एशिया के साथ सट गया होगा और इस प्रकार हिमालय की रचना हुई होगी। यह कल्पना करना भी उतना ही चकरा देने वाला होगा कि किस प्रकार दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के साथ जा मिला होगा। एंटार्कटिका क्षेत्र में कोई भी मानव चिन्ह नहीं है। वहां पर कोई पेड़, विज्ञापन बोर्ड या इमारतें नहीं है। वहां पर आपको समय का कोई सांसारिक बोध नहीं रह जाता। 24 घंटों वाले दिन एक के बाद एक बीतते चले जाते हैं। चारों तरफ पूरी खामोशी छाई रहती है। केवल कभी कभार ही आप बर्फ के तूफान या बर्फ की चादरों के टूटने कसे आवाजें सुन पाते हैं। वहां पर अत्यंत सूक्ष्म आकार के कीड़े होते हैं और वहीं पर विशालकाय और शक्तिशाली नीलो व्हेल मछलियां भी होती है। वहां पर कई हिमखंड हैं जो देशों जितने बड़े हैं। अभिलेखों के आधार पर सबसे बड़ा हिमखंड बेल्जियम जितना बड़ा था। मानव सभ्यताएं संसार में केवल 12,000 वर्षों से ही अस्तित्व में है। भूविज्ञान वाली घड़ी पर तो यह समय मात्र कुछ सेकंड के बराबर होता है। इसी संक्षिप्त समय में हमने काफी हल्ला गुल्ला मचा दिया है। हमने अपने गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों से प्रकृति पर आधिपत्य जमा रखा है। मानव आबादी में तेज वृद्धि ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी ला दी है। इससे अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमि से प्राप्त होने वाले ईंधन को अत्यधिक मात्रा में जलाने से संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड के एक आवरण की रचना हो गई है। ऐसा करना धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से संसार के औसत तापमान को बढ़ा रहा है। आज के समय में वाद विवाद के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक जलवायु परिवर्तन है और इस वाद विवाद में एंटार्कटिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम यहाँ हिमखंडों को पीछे हटते, पिघलते और बर्फ के शेल्फों को नष्ट होते देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि धरती के गर्म होने का खतरा बहुत वास्तविक है। एंटार्कटिका एक अन्य दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी बर्फ की गुफाओं में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन अभिलेख मौजूद हैं जो इसकी बर्फ की तहों में कैद पड़े हैं। इस प्रकार
यदि हम पृथ्वी के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करना और इसे जांचना चाहते हैं, तो एंटार्कटिका ही वह स्थान है जहां हमें जाना होगा। इसके अलावा एंटार्कटिका एक बिल्कुल सही जगह है जहां हम अध्ययन कर सकते हैं कि वातावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन किस प्रकार बड़े परिणामों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप फाइटोप्लैंक्टन को लें, वे समुद्र की अत्यंत सूक्ष्म घास होते हैं। वे दक्षिणी महासागर के सारे समुद्री जीवन के लिए भोजन श्रृंखला की रचना करते हैं। ये एक कोशिकीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को आत्मसात करने के लिए सूर्य की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत में होने वाला और ज्यादा ह्रास फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाशीलता को प्रभावित करेगा। यह दुष्प्रभाव इस क्षेत्र के समुद्री जीवों और पक्षियों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। इस उदाहरण से हम यह सबक सीख सकते हैं कि यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपना ध्यान स्वयं रख लेंगी। लेखिका कहती है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम था। इसने नीति निर्माताओं की भावों पीढ़ियों को एक जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान किया था। अपने अनुभव से वे सीख सकते थे कि वे अपनी पृथ्वी को और अधिक हानि से किस प्रकार सुरक्षित कर सकते थे। वापस आने से पहले शोकलस्की पर सवार सभी 52 विद्यार्थियों को जमे हुए महासागर पर चलने का अवसर मिला। वह एक कोरी सफेदी थी जो हमेशा के लिए चारों तरफ फैली होने वाली लग रही थी। उनके पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी और उस परत के नीचे मानो जीवित और सांस लेता हुआ 180 मीटर तक फैला नमकीन पानी था। उनसे कुछ ही दूरी पर बर्फ की तैरती चादरों पर केंकड़े खाने वाली सील मछलियां बदन को फैलाकर धूप सेंक रही थी। बहुत कुछ उन आवारा कुत्तों की तरह जो किसी बरगद की छाया में पड़े हुए हों। लेखिका कहती है कि यह किसी रहस्योद्घाटन से किसी प्रकार से भी कम नहीं था।